हेलो गाइस। आज हम रीड करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्वेश्चन पेपर में कई बार ये क्वेश्चन 16 या 18 नंबर में आ जाता है, तो हम इसे कैसे अटैम्प्ट करें, कैसे इसके पूरे स्कोर करें इसके क्वेश्चन के नंबर। तो इसके लिए हमें इसको एक नोट्स के रूप में रेडी किया है। आज हम वही नोट्स पढ़ेंगे। तो आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दोस्तों, हम शुरुआत में इसका बेस रेडी करते हैं, जैसे डेफिनेशन वगैरह। हमें शुरुआत में इसके डायग्राम नहीं देने चाहिए, इससे हमारे नंबर कम आते हैं। तो हम पहले इसकी बेस रेडी करेंगे, इसका डेफिनेशन वगैरह देंगे शुरुआत में। तो आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है? आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे परिवार क्षेत्र हो गया, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, इनमें आय के मौद्रिक प्रवाह तथा वस्तु और सेवाओं के रूप में प्रवाह से है। अब मौद्रिक प्रवाह क्या होता है? मौद्रिक प्रवाह होता है मुद्रा के रूप में लेन देन, कि मुद्रा के रूप में उसका फ्लो कैसे हो रहा है। वस्तु और सेवाओं के प्रवाह से क्या अभिप्राय होता है कि वस्तु और सेवाओं का लेन देन किस प्रकार हो रहा है, और ये एक फ्लो के रूप में घूमते हैं, मतलब एक सर्कल के रूप में घूमते हैं। पहले हम देते हैं, फिर हमारे पास आ जाते हैं, तो इस प्रकार, इसलिए हम इसे चक्रीय रूप में पढ़ते हैं। तो चक्रीय प्रवाह अर्थात आय का चक्रीय प्रवाह होता रहता है। किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है: परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा विदेशी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में आय तथा व्यय के रूप में राष्ट्रीय आय का परस्पर प्रवाह होता रहता है। उदाहरण के लिए परिवार क्षेत्र का जो व्यय होता है वह उत्पादक क्षेत्र की आय होता है। दोस्तों, हम इसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके देख सकते हैं। मान लीजिए एक शॉपकीपर होता है, दुकानदार, और हम हैं। हमारे बीच में क्या होता है कि हम कुछ सामान लेने जाते हैं, हमारी इनकम मिलती है हमें, तो हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो हम उस इनकम का कुछ पार्ट उस पर जो हम खरीदते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, व्यय कर देते हैं, उसको खर्च कर देते हैं। तो वो अगले की तो आय हो जाती है और हमने इसको खर्च कर दिया, मतलब हमारा जो खर्च होता है वो अगले की क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है, और जो अगले खर्च करते हैं वो हमारी इनकम हो जाती है। ठीक है। तो परिवार क्षेत्र का जो व्यय होता है वो उत्पादक क्षेत्र की आय होता है, और उत्पादक क्षेत्र का जो व्यय होता है वो परिवार क्षेत्र की आय बन जाती है। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। एक अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति का व्यय होती है। ये ऊपर वाली लाइन ही रिपीट हो जाती है, हमने लेंथ बनाने के लिए थोड़ी सी जोड़ देते हैं। अन्य शब्दों में राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय व्यय सदा बराबर होते हैं, अर्थात हम जितना खर्च करेंगे उतना ही हमारे पास इनकम के रूप में आ जाता है। अर्थात आय तो हमारी उतनी ही होती है, वो बस क्या है, वो घूमती रहती है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय व्यय बराबर होते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में आय तथा व्यय का एक निरंतर प्रवाह होता रहता है। इसी तरह जो कई प्रकार के क्षेत्र है, जैसे परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र हो गया, और शेष विश्व हो गया। इसमें जो ये हमारी राष्ट्रीय आय है और व्यय है, ये एक प्रवाह के रूप में घूमता रहता है, और इसी प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं, क्योंकि इस प्रवाह का न तो कोई अंत होता है और न ही कोई आरंभ होता है, अर्थात ये घूमता रहता है एक चक्कर के रूप में। तो आय के चक्रीय प्रवाह, इसलिए हम इसको आय का एक चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह को हम 2 दृष्टिकोण से देख सकते हैं, एक होता है वास्तविक प्रवाह, एक होता है मौद्रिक प्रवाह। अब हम इसको इजी बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही क्षेत्र हैं। अगर हम 4 क्षेत्रों का करेंगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने में हमें। तो हम क्या समझ लेते हैं कि इसमें 2 ही क्षेत्र होते हैं, एक तो उत्पादक क्षेत्र और एक परिवार क्षेत्र। तो इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 वास्तविक प्रवाह। दोस्तों, हम वास्तविक प्रवाह में क्या करेंगे कि वास्तविक प्रवाह में हम ये डायग्राम बना देंगे, रियल फ्लो वाला। ठीक है। इसमें हम एक हाउस होल्ड सेक्टर रखेंगे यानी कि परिवार क्षेत्र, और एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर रखेंगे यानी कि उत्पादक क्षेत्र।
देखिए दोस्तों, जैसे हाउस होल्ड क्या, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है उसको क्या प्रोवाइड करवाता है? फैक्टर। क्या करवाता है? फैक्टर। सर्विस ऑफ फैक्टर। वो क्या देता है उसको? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप देता है। और उस, ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? रियल फ्लो, इसलिए हम इस यहाँ पे मनी के बारे में बात नहीं करेंगे, हमें अब सर्विस के बारे में बात करेंगे, गुड्स एंड सर्विस। तो क्या प्रोवाइड करवाता है हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को? सर्विस फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ठीक है। और जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या वस्तुएं व सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को सर्विस एंड फैक्टर प्रोवाइड करवाते हैं, सर्विस ऑफ फैक्टर एंड। और जो इनसे जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं और वो हमें हमारे तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा रियल फ्लो। इसके बाद हमारे क्या था? मौद्रिक प्रवाह, यानी कि मनी फ्लो। मनी फ्लो में दोस्तों हम करेंगे हाउस होल्ड मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है कि ओनली मनी का ही फ्लो दिखाया जाता है, ठीक है। रियल फ्लो में तो हमने गुड्स एंड सर्विसेज का दिखाया था, अब इसमें हम क्या करेंगे? मनी का। हाउस होल्ड सेक्टर ने पहले प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया था? सर्विस ऑफ पेमेंट, सर्विस ऑफ फैक्टर, है ना। अब जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा उसके बदले में? फैक्टर पेमेंट क्या देगा? जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। और जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर उसने गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की थी, तो अब मनी फ्लो में क्या करेगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कि उस पर जो खर्च किया है वो देगा उसको, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा लेंथी बनाने के लिए, इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ाने के लिए, अगर ये 16 नंबर में आ जाता है तो हम इसमें मॉडल ऐड करेंगे। 3 मॉडल होते हैं हमारे पास, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, ठीक है। 2 सेक्टर मॉडल में हम बस दो ही क्षेत्रों को लेते हैं। नंबर 1 प्रोड्यूसर सेक्टर, नंबर 2 हाउस होल्ड सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, ठीक है। और बीच में कैपिटल और फाइनेंस सिस्टम ये लेना होता है। इसमें बस हम क्या करते हैं? बचत और उधार को ही दिखाते हैं कि हम इसमें बचत को ऐड करवाते हैं और इनसे उधार लेते हैं, ठीक है। तो जो इसमें ना ज़्यादातर एरो का ध्यान रखना होता है, अगर हमने एरो गलत लगा दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एरो थोड़ा ध्यान से लगाना। हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो क्या देगा? प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर ऑफ सर्विस, हमने पीछे रेड किया था। और फिर प्रोड्यूसर सेक्टर इसको क्या देगा? फैक्टर पेमेंट, कि जो इसने फैक्टर यूज़ किया है उनकी क्या देगा? पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को, ठीक है। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करेगा? वो इसको क्या देगा? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो इसको क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, जब हाउस होल्ड सेक्टर इसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो ये फैक्टर पेमेंट देता है हाउस होल्ड सेक्टर को, ठीक है। तो ये उन फैक्टरों से क्या बनाता है? गुड्स एंड सर्विसेज। वो किसको देता है? हाउस होल्ड सेक्टर को, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर उसके बदले में इसको एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, ठीक है। इसमें बस ओनली ये 4 ही फैक्टर डालने हैं, ठीक है। और फिर अगला है 3 सेक्टर मॉडल। हमें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है, साथ में लिखते भी रहना कि क्या किया है क्या नहीं, ठीक है। तो अब 3 सेक्टर मॉडल में हम प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो फाइनेंशियल और कैपिटल वाला है उसमें तो बस सेविंग और मतलब बचत और उधार वाले को ही ऐड करेंगे। और
इसमें गवर्नमेंट के साथ हमारा वो दिखाएंगे और बाकी तो सारा सेम ही रहेगा, बस गवर्नमेंट नया जुड़ा है तो इसलिए बस गवर्नमेंट की। देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी कि आर्थिक सहायता देगी प्रोड्यूसर सेक्टर को, ठीक है। और प्रोड्यूसर सेक्टर इस गवर्नमेंट को क्या देगा, टैक्स, ठीक है। प्रोड्यूसर सेक्टर से गवर्नमेंट टैक्स लेगी और क्या देगी, सब्सिडी देगी, उसको आर्थिक सहायता देगी। और हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्सेस लेगी और उसको ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे हस्तांतरण भुगतान देगी। हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, जैसे वृद्धा पेंशन हो गई, छात्रवृत्ति हो गई, इनको हम हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे है हमारा 4 सेक्टर मॉडल। इसमें हम 4th सेक्टर को ऐड कर देते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि शेष विश्व। अब हमें इनके साथ इसका रिलेशन दिखाना है। जैसे प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ इसका क्या रिलेशन है कि प्रोड्यूसर सेक्टर एक्सपोर्ट करेगा यानी कि निर्यात करेगा वस्तुएं बाहर दूसरे देशों में, तो ये क्या करेंगे, एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स यानी कि भुगतान करेंगे कि जो हमने जो वस्तु उनको बेची है ना, वो उसके बदले में हमें पैसे देंगे, इनकम देंगे, जो भी है प्राप्त कुछ ना कुछ देंगे। और इम्पोर्ट, वहाँ से हम इम्पोर्ट करेंगे, मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर, और इम्पोर्ट के बदले में हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा, नेट फैक्टर पेमेंट और नेट ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है दोस्तों। तो हमें इस तरीके से इसको ऐड करना है और लास्ट में हमें साथ साथ इसके ये भी ऐड करते जाना है। जैसे जैसे हम ये मॉडल्स बनाते जाएंगे उसके बाद हमें हर एक मॉडल के बाद में ऐसे ही बनाना है। जैसे मैं बस ओनली 4 सेक्टर मॉडल का ही बताऊंगी। जैसे हम 4 सेक्टर मॉडल में 4 क्षेत्र आते हैं, सेक्टर आते हैं, उत्पादक, घरेलू, सरकारी और शेष विषय यानी कि प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हमें इसके बारे में लिखना है। जैसे उत्पादक क्षेत्र है, उसको ने क्या क्या पेमेंट किया, क्या क्या उसे मिला, ठीक है। जैसे उसने पेमेंट क्या की थी, उत्पादक क्षेत्र ने फैक्टर पेमेंट की थी, ठीक है। और क्या उसे मिला, फैक्टर ऑफ सर्विसेज, ठीक है। इस तरीके से हमें इसकी पार्टीशन बनाने हैं, ठीक है, जिससे हमारे जो क्वेश्चन है उसकी लेंथ बनेगी। ऐसे ही हमें 2 सेक्टर मॉडल का करना है, ऐसे ही हमें 3 सेक्टर मॉडल को, और ऐसे ही हमें 4 सेक्टर मॉडल का। 2 सेक्टर मॉडल में बस उत्पादक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र के करेंगे, और 3 सेक्टर में हम करेंगे इसमें सरकारी यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। और 4 सेक्टर में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूड कर देंगे। अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम बस 4 सेक्टर मॉडल को ही कर देंगे, उसी में हमारा 2 सेक्टर और 3 सेक्टर मॉडल आ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।